हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग 11th एंड 10th ऑफ मे को फोकस में रख के स्टूडेंट्स अपनी क्लास को कंडक्ट करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारी एक न्यूज़ बेस्ड क्लास रहेगी। टोटल 5 न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इन न्यूज़ के टाइटल्स क्या क्या रहेंगे हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे लिथियम डिपॉजिट्स की, लिथियम रिजर्व्स की, जिनको डिस्कवर किया गया राजस्थान में। रिसेंटली कुछ टाइम पहले जम्मू एंड कश्मीर के रियासी में भी लिथियम रिजर्व्स को फाउंड किया गया था। देखो स्टूडेंट्स, ये जो रिजर्व्स है ना, अभी भी रॉ फॉर्म में जमीन के नीचे, इनको निकालना, प्रोसेस करना, रिफाइन करना, वो एक बहुत लंबा टास्क है। तो अभी तो सिर्फ रिजर्व्स के बारे में हमको यहाँ पर जानने को मिला है, ठीक है। सेकेंड न्यूज है कि इंडिया ने ऑपरेशनलाइज कर दिया है सितवे पोर्ट, जो कि असल में हमारी कंट्री में नहीं है, म्यांमार में। इस पोर्ट को हम क्यों यूज करेंगे, क्या इसका पर्पज है, क्यों इंडिया ने हेल्प करी इस पोर्ट को बनाने में इन म्यांमार, सब कुछ डिस्कस करते हैं। थर्ड स्टूडेंट्स न्यूज होगी, रशिया ने 78th विक्ट्री डे परेड को सेलिब्रेट किया मॉस्को में। असल में कुछ दिन पहले जो ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठने शुरू हो गए थे कि क्या रशिया इस परेड को रखेगा, और ये विक्ट्री परेड क्यों रशिया सेलिब्रेट करता है आज से 78 ईयर्स पहले क्या होता वो समझ लेंगे। कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कुछ दिन पहले पहुंचे यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, और वहां इनॉग्रेट किया गया इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर। हम समझेंगे इस हेरिटेज सेंटर में क्या शोकेस किया जा रहा है, हेरिटेज सेंटर क्यों बनाया गया, ठीक है। आज की सुन जो हमारी लास्ट न्यूज होगी ना, असल में देखो लिखा तो है बैन ऑन डीजल फोर व्हीलर्स, पर मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि हमारी कंट्री में हमने 2070 का टारगेट रखा है, साल 2070 तक इंडिया को नेट कार्बन न्यूट्रल बनना है। मतलब साल 2070 के बाद हम लोग जितना CO2 रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में, वापस से उतना एब्जॉर्ब करना पड़ेगा जंगल वगैरह से, ठीक है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनाने के लिए आपको ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे और आपके जो पोल्यूशन है उसको कम करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसमें पहला स्टेप होगा डीजल फोर व्हीलर्स को पूरी तरह से बैन करना। इसको भी हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की हमारी इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं फर्स्ट न्यूज पे। तो नए लिथियम के डिपॉजिट्स डिस्कवर किए गए हैं राजस्थान में। कुछ ही टाइम पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी डिपॉजिट्स लिथियम के जो थे वो डिस्कवर हुए। तो राजस्थान में स्टूडेंट्स एक जगह है देगाना, वहां पर असल में ये जो लिथियम रिजर्व्स हैं उनकी फाइंडिंग की गई है। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी लिथियम के जो रिजर्व्स थे उनको पाया गया था, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि देगाना में जो रिजर्व्स मिले हैं ना, वो असल में कई ज्यादा है एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। तो हम तो जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज के बाद ही काफी पॉजिटिव थे, खुश थे, पर उससे भी ज्यादा राजस्थान में मिले हैं, ठीक है। अब देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है। ऑफिशियल्स क्लेम कि ये जो रिजर्व है ना, 80% ऑफ इंडियन डिमांड लिथियम की यहीं से पूरी हो जाएगी। इतने ज्यादा हमको रिजर्व्स यहाँ पर मिल गए, ठीक है। पर देखो एक चीज समझाता हूँ, रिजर्व्स को फाउंड करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उनको जमीन में से बाहर निकालना एक टास्क है, उसके बाद उनको प्रोसेस करना एक टास्क है, उसके बाद रिफाइन करना, और रिफाइन करने के बाद उससे बैटरी बनाना। ये पूरा जो प्रोसेस है ना, इसको कंप्लीट करने में काफी कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कच्चे तेल को बहुत अच्छे से रिफाइन कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास रिफाइनरीज है, पर लिथियम की रिफाइनरीज अभी तक इंडिया में अच्छे से काम नहीं करी। पहली है गुजरात में जो लगी है, अब इसको और बढ़ाना पड़ेगा, तो जाके ये जो प्रॉब्लम है इंडिया की सॉल्व हो पाएगी। आज तक हमको लगता था कि सिर्फ कर्नाटका में थोड़े से लिथियम के रिजर्व्स हैं, पर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर और अब राजस्थान ने काफी पुश दे दिया। इससे हम भरोसा रख सकते हैं कि आगे जाके हम जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करेंगे, लिथियम की कमी नहीं होगी। और आपको पता होगा जो लिथियम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे की कंपोनेंट है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि एकदम से इतनी फाइंडिंग्स क्यों हो रही है, तो सरकार ने जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर काम पे लगाया हुआ, उसके अलावा कुछ सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर मिनरल एक्सप्लोरेशन, इन सबको भी काम पे लगा हुआ है। ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे कि ज्यादा से ज्यादा लिथियम के रिजर्व्स इंडियन लैंड पे हम लोग फाउंड कर पाए। वैसे अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम है लिथियम ट्राइंगल में। ये लिथियम ट्राइंगल कहाँ है, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले के बॉर्डर पे, वहां सबसे ज्यादा लिथियम है। अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊं तो ऐसी उत्तर दुनिया में माना जाता था ये लिथियम ट्राइंगल हो गया, यहाँ ज्यादा लिथियम है। या इसके अलावा कहा जाता था कि अगर दुनिया में लिथियम है तो थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, USA में, ठीक है। देखो अब आपको एक चीज समझाता हूँ, रिजर्व्स में सबसे आगे कौन है, ये जो लिथियम ट्राइंगल है, US है, ऑस्ट्रेलिया, इनके रिजर्व्स अच्छे हैं। पर आपको एक बात पता है, दुनिया में सबसे ज्यादा बैटरीज कौन बना रहा है, इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है चाइना। क्योंकि मैंने आपको वही चीज समझाई, अगर आपकी जमीन में लिथियम है जो इस तरह से चौकी फॉर्म में दिखता है, उससे ये कंफर्म नहीं हो जाता कि आप बैटरीज भी बना लोगे। आपको उसको निकालना, प्रोसेस करना, रिफाइन करना, फिर बैटरीज में कन्वर्ट करना, वो बहुत मुश्किल टास्क है, जिसमें दुनिया में सबसे बेस्ट है चाइना।
अब देखो, चाइना के पास भी लिथियम के रिजर्व्स है। वैसे तो चाइना बाहर की कंट्री से भी लिथियम मंगवा लेता था, हमारे पास तो अभी तक रिजर्व ही नहीं थे। अब हमको रिजर्व मिलने शुरू हो गए, तो अब हम चाइना को बैटरी बनाने में कंपटीशन दे सकते हैं, पर जो उसके लिए इतना कुछ करना है, अभी फैक्ट्रीज वगैरह लगानी, वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हो चाइना इज द डोमिनेटिंग प्लेयर इन लिथियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री। 75% ऑफ द ग्लोबल रिफाइनिंग जो है सिर्फ चाइना कर देता है, सोचो। ठीक है, अब हमारा तो गोल ही बहुत बड़ा है कि हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करना है। अभी तो हमारी कंट्री में कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक रहे हैं, पर 2030 तक हमको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पुश देना है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचना चाहते हो, उसके लिए लिथियम बड़ा जरूरी है। ठीक है, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, अब वो कच्ची फॉर्म में, रॉ फॉर्म में आपको मिलना शुरू हो गया है। अब कितना जल्दी आप उसका रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कितना जल्दी आप उसका प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, ये डिपेंडेंट है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्राइवेट कंपनीज पे। जितना जल्दी कर पाएंगे, जितना अच्छे से कर पाएंगे, उतना हमको यहाँ पर फायदा होगा। ठीक है, ठीक है सुन, चलते हैं आज की अपनी सेकंड न्यूज पे। तो अगर आप देख सको, ये है सितवे पोर्ट। कौन सी कंट्री में है? म्यांमार में। असल में हम एक और कंट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ही नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने। मतलब देखो, अगर इंडिया को अपने नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो उसके लिए सिंपली ये एक रास्ता बनता है। ठीक है, ये जो इंडिया चिकन नेक है, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इस चिकन नेक से अगर मान लो आपको जैसे ये ऐजवाल जाना है कोलकाता से, तो आपको कितना ज्यादा घूमकर यहां से ऐसे जाना पड़ेगा। एक और तरीका है, वाया बांग्लादेश चले जाओ, जा सकते हो। हमने बांग्लादेश के साथ भी बहुत तरह के एग्रीमेंट्स किए हैं, पर हर जगह पॉसिबल नहीं है बांग्लादेश से जाना। कुछ कुछ जगह बांग्लादेश में भी लिमिटेशंस है। तो इंडिया ने सोचा कि अगर हम जैसे कोलकाता से कोई बहुत बड़ी शिपमेंट भेजनी है, अगर हम यहाँ से जो सी पोर्ट है, ठीक है, बंदरगाह है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, वहां से एक शिप सितवे भेजें, ठीक है, म्यांमार के सितवे पोर्ट पे, और वहां से कलादान नदी के थ्रू वो वापस से हमारे ही नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा दें, तो चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। इसीलिए हमने म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है उसको बनाने में म्यांमार की हेल्प करी, और अब वो ऑपरेशनलाइज हो चुका, मतलब वो काम करना उससे शुरू कर दिया है। तो सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार में है, उसको ऑपरेशंस में डाल दिया गया, मतलब उसने काम करना शुरू कर दिया। जो पहली शिपमेंट है, फर्स्ट शिपमेंट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता से, उसको हमने रवाना कर दिया। पहली शिपमेंट में 20,000 बैग ऑफ सीमेंट, जिनका वजन है 1,000 मेट्रिक टन, ये असल में सितवे पोर्ट भेजी जा रही है। ठीक है, इस पोर्ट को बनाने में जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की जो ग्रांट वगैरह थी, पैसा वगैरह था, वो इंडिया ने मदद किया म्यांमार को, ताकि ये जो पोर्ट आगे जाके हम ही को मदद करे। इस पूरे प्रोजेक्ट का असल में नाम है कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया ने काफी हद तक आप कह सकते हो फाइनेंशियली हेल्प किया है यहाँ पर म्यांमार को। और आपको भी ये भी समझ में लग गया कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए सितवे पोर्ट की, क्या इंपॉर्टेंस है कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट की। ठीक है, क्यों बना रहे हैं, आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इंडिया ना आसपास की कंट्रीज में काफी सारे पोर्ट्स पे या तो काम कर चुका है या कर रहा है। जैसे चाबहार है, दक्कम है, मालदीव्स में हम पोर्ट पे काम कर रहे हैं, श्रीलंका के तो दो दो पोर्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, बांग्लादेश के पोर्ट पे काम कर रहे हैं, म्यांमार के मल्टीपल पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि मतलब इंडिया के साथ कनेक्टिविटी अच्छी हो पाएगी, ट्रेड में हमको बहुत फायदा होगा। तो ये अच्छी चीज है। ठीक है, जो हमारा ये इनिशिएटिव है ना कि आसपास की कंट्रीज के पोर्ट्स वगैरह पे अपनी प्रेजेंस रखो, काम करो, वो काफी हद तक हमको हेल्प करेगी। वैसे ये सागर इनिशिएटिव भी बोलते हैं। सागर का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इसमें हम कोशिश करते हैं आसपास की कंट्रीज को भी साथ में लेके आगे ग्रो करें। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट समझ में लगा। चलते हैं आज की हमारी थर्ड न्यूज पे। हर साल 9 मई को रशिया सेलिब्रेट करता है, या कह लो होस्ट करता है, अपना विक्ट्री डे परेड। पिछले 70 मतलब इस साल इन्होंने 78th विक्ट्री डे परेड रखी। असल में रशिया क्या सेलिब्रेट कर रहा है मैं आपको बताता हूं। रशिया सेलिब्रेट कर रहा है 1945 में जो सोवियट्स ने हरा दिया था नाजीज को। ठीक है, तो रशिया ने 78 विक्ट्री डे परेड होस्ट करी मॉस्को में। पुतिन ने यहाँ पर 10-12 मिनट की एक स्पीच भी दी, उसमें मतलब वही सब बातें, वॉर जो भी चल रही है, यूक्रेनियंस को उन्होंने न्यू नाजीज बोला कि पहले हमने नाजीज को हराया था, हमने यूक्रेनियंस को हराना। ठीक है, तो रशिया ने 78 विक्ट्री डे परेड एनिवर्सरी रखी 9 मई को। रेड स्क्वायर बहुत ही मतलब बिल्कुल जो ये मॉस्को में जैसे जहाँ रीसेलिन का अटैक हुआ था ना, क्रेमलिन, उसके पास में आपको रेड स्क्वायर देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर ये परेड को रखा था। ये सेलिब्रेट कर रहे थे सोवियत यूनियन की जीत 1945 में अगेंस्ट दी नाजी जर्मनी। ठीक है, मतलब देखो अगर आपको एक मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँ ना, तो जो 1945 का टाइम था, ये यूरोप में एक फोर्स जो कि थी ये नाजीज, इन नाजीज ने सबको तंग करके रखा था। कोई ऐसी कंट्री नहीं थी यूरोप की जो नाजीज के अटैक से बची हो। ठीक है, जब नाजीज को लगा कि हमने यहां सब कुछ अचीव कर लिया और अब तो सी आ गया, सी के बाद यूके, तो नाजीज ने यूके पे भी एयर अटैक किए, पर फिर वो चले गए सोवियत्स की तरफ और उन्होंने सोचा अब सोवियत उनको हराते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि सोवियत यूनियन ने तो बस नाजीज को भगा दिया। सोवियत यूनियन का हाल बहुत खराब कर दिया था नाजीज ने।
कुछ कुछ शहरों की लड़ाई तो इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि सोवियत उनको भी एक टाइम पे लगा कि अब हम बच नहीं पाएंगे इन नाज से। चल, पर फिर हुआ क्या, सोवियत यूनियन ने वापस से अटैक करना शुरू किया, यहां से यूएस फोर्सेज आ गई, बाकी सारी कंट्रीज इकट्ठी हुई, और फिर जो नाजी जर्मनी था वो ऑलमोस्ट खत्म होना शुरू हो गया। ठीक है, इस चीज को सेलिब्रेट सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, सोवियट्स भी करते हैं, यूएस वाले भी करते हैं। आपने सुना होगा ये एलाइज के बारे में और एक्सिस के बारे में। यूरोप देखो, वैसे तो एक्सिस में चलो दूर जापान भी बैठा था, पर यूरोप में तो सिर्फ एक ही एक्सिस पावर थी, जर्मनी अकेला। जर्मनी इन सबके साथ बहुत ही बुरी सिचुएशन में था। आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर ये थोड़ा टेढ़ा स्वास्तिक क्यों? देखो, ये स्वास्तिक जो हम लोग इंडिया में यूज करते हैं वो नहीं है, वैसे मतलब उसी से इंस्पायर होके हिटलर ने जो अपनी नाजी जर्मनी है उसका एक ये साइन बनाया था। तो बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, जो इंडिया में स्टूडेंट स्वास्तिक है वो तो हमारे रिलीजन से जुड़ा हुआ, हम कोई नई चीज शुरू करते हैं उस पर हम लोग इस स्वास्तिक को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो हिटलर ने बनाया था ये थोड़ा, जो आप कह लो थोड़ा सा डिसलाइन स्वास्तिक जो था, ये एक तरह से उसने अपने जो पूरा एक एम्पायर था उसको एक साइन देने की कोशिश की थी। ठीक है, ठीक है। तो ये लोग जो सेलिब्रेट करते हैं ना कि 1945 में हमने नाजीज को हरा दिया था, इसमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 2.25 करोड़ सोवियट्स की डेथ हुई थी। ठीक है, बहुत एक खराब टाइम आ गया था। वैसे तो अगर आप देखो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम सोवियट्स के लिए कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं था, बहुत सारे लोग मारे गए, पर हाँ इन दी एंड आप कह सकते हो कि जो सोवियट्स है वो जीत गए, इन्होंने नाजीज को हरा दिया। ठीक है, तो सोवियत यूनियन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब नाजीज को हराता है तो अपने आप को काफी पावरफुल समझता है, और उसके बाद इनकी लड़ाई, मतलब लड़ाई तो नहीं मैं बोलूंगा, उसके बाद एक रेस शुरू हो जाती है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, सोवियत यूनियन वर्सेस यूएसए, कि अब सुपर पावर कौन बनेगा। तो कोल्ड वॉर शुरू हुई। सोचो, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू होगी। कोल्ड वॉर एक एक्चुअल वॉर नहीं थी जिसमें सोल्जर्स लड़ रहे हैं, ये बस एक ईगोस की वॉर थी कि ज्यादा स्ट्रांग कौन है, यूएसए या यूएसएसआर। ये कोल्ड वॉर फाइनली खत्म होती है 1991 में, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, 15 कंट्रीज अलग अलग हो जाती हैं, रशिया, यूक्रेन, ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्री, 3 बाल्टिक कंट्री, सब अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद आप कह सकते हो कि यूएसए को प्योर एक टाइम मिला जिसमें वो दुनिया में वर्ल्ड पावर बन गया, और जो रशिया था ये तो अपनी डोमेस्टिक चीजों में फंसा रह गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में लगी कि क्या असल में होता है रशिया का विक्ट्री डे परेड, और ये 1945 में किस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, किस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, सुन चलते हैं आज की हमारी 4th न्यूज पे। राजनाथ सिंह जी, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इनॉग्रेट किया इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। जो पंजाब के गवर्नर है, जिनको चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर का भी पोजीशन संभालनी होती है, बनवारी लाल पुरोहित जी, वो भी वहां पर प्रेजेंट थे, और एयर चीफ भी वहां पर प्रेजेंट थे। ठीक है, समझ लेते हैं। तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कंट्री का पहला, इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में 8 ऑफ मई को उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। 17,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया इस हेरिटेज सेंटर को। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स का रोल इन 1965, 71 वॉर, कारगिल वॉर, बालाकोट एयर स्ट्राइक, वो सब यहाँ पर दिखाया गया। तो एक तरह से अगर आप इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री जानना चाहते हो, उनके कंट्रीब्यूशन जानना चाहते हो, आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। ठीक है, इनॉग्रेशन सेरेमनी में डिफेंस मिनिस्टर थे, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित थे, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी थे। ठीक है, और एमपी जो है चंडीगढ़ से किरण खेर जी, वो भी प्रेजेंट थे। इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, तो फाउंड तो ये वैसे इंडिपेंडेंस से भी पहले हो गई थी 1932 में। हेडक्वार्टर्स आपको न्यू दिल्ली सेना भवन में देखने को मिल जाएंगे, और सारी फोर्सेस का कमांडर इन चीफ तो प्रेसिडेंट ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिखा हुआ है। बाकी इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स बहुत सारे, तो लिस्ट ही बहुत लंबी है, इतने में तो कवर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स आज की हमारी लास्ट न्यूज पे। तो मैंने आपको क्या बताया कि असल में कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को काम दिया गया कि देखो 2070 तक इंडिया ने प्रॉमिस कर दिया दुनिया को कि हम ना कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। जैसे आज हम इतना CO2 रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, हमारे जंगल वापस से शायद इतना ही एब्जॉर्ब कर पाते होंगे, बाकी सारा एक्सेस है। 2070 के बाद हम चाहते हैं कि जितना भी हम CO2 रिलीज करें, जो कम तो करना ही पड़ेगा, जंगल वापस से उतना ही एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, फ्लोरा फाना वापस से उतना खींच ले, और नेट हमारा 0 निकल जाए। करना क्या पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे, फॉरेस्ट वगैरह बढ़ाओ, और जो आप ओवरऑल पोल्यूशन करो उसको कम करो। अब ओवरऑल पोल्यूशन कम करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? तो इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है। इन्होंने बोला है कि जो ग्रिड से हम पावर निकालते हैं उसको ज्यादा करो। ठीक है, रेलवेज का इस्तेमाल ज्यादा करो, या तो एलपीजी पूरा खत्म करना शुरू कर दो, उसकी जगह इंडक्शन ले आओ, या फिर अगर एलपीजी यूज करो तो उसमें बाकी तरह की जो थोड़ी प्योर गैसेज है वो डालनी शुरू करो। 2024 से जो भी सिटी डिलीवरी व्हीकल्स है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, नेचुरल गैस को इस्तेमाल करो। तो इस रिपोर्ट ने बताया कि देखो आज आप ये पेट्रोल, डीजल, इन सबको ज्यादा यूज कर रहे हो ना, फ्यूचर तो आपका इलेक्ट्रिक ही है, पर बीच की जर्नी में नेचुरल गैस का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो पोल्यूशन बहुत कम करता है। तो नेचुरल गैस का अगर इतना इस्तेमाल करना है तो उसके लिए गैस स्टोरेजेस बनाओ बड़े बड़े,
जैसे हम ना ऑयल स्टोरेजेस बनाते हैं, जमीन के नीचे करोड़ों लीटर ऑयल स्टोर कर लेते हैं कि इमरजेंसी में काम आएगा। ऐसे ही रिकमेंड किया गया है कि नेचुरल गैस को स्टोर करो बहुत ज्यादा। ये कुछ बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है, पर सबसे बड़ी रिकमेंडेशन है डीजल 4 व्हीलर पूरा बैन कर दो। बड़े शहरों में तो पूरा ही बैन कर दो, ठीक है, समझते हैं। तो बहुत जल्दी हो सकता है। देखो ये रिकमेंडेशन है, अब सरकार सारी मानती नहीं मानती पता नहीं, पर सरकार को देखो अगर 2070 तक टारगेट अचीव करना तो ये रिकमेंडेशंस को मानना शुरू करना तो पड़ेगा, ठीक है। इंडिया बैन कर सकता है यूज ऑफ डीजल पावर्ड 4 व्हीलर्स, तो आप समझ गए गाड़ियां जो डीजल से चलती है, और उसके बाद बड़े ट्रक्स वगैरह वो सबको भी इसमें लेकर आया जाएगा। पहले ये किया जाएगा 2027 तक, ये किया जाएगा उन शहरों में जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट इंडिया के सारे ही बड़े शहर जितने आपको मैप पे देखने को मिलते हैं ना, सारे 10 लाख से बड़े हैं। कुछ ही शहर होंगे जो 10 लाख से कम है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या बोला गया कि 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स ये तो पूरे इनमें तो खत्म ही कर दो, पेट्रोल डीजल सब कुछ खत्म कर दो। 2035 तक जितने भी मोटरसाइकिल स्कूटर्स 3 व्हीलर है सब इलेक्ट्रिक होने चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया पेट्रोल में जो एथनॉल की मिलावट है उसको और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है। उसके अलावा जो शहरों में डिलीवरी वगैरह के लिए व्हीकल्स यूज होते हैं वो प्योर इलेक्ट्रिक हो जाना चाहिए। यहां पर एक रिकमेंडेशन दी गई फेम फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। इस स्कीम के अंदर जो लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे सब्सिडी दी जाती है उसको और बढ़ा दो, ताकि लोगों को फायदा फ्यूचर में भी दिखे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं। नेचुरल गैस का इस्तेमाल जो अभी कम हो रहा है 6.7% के आसपास टोटल एनर्जी शेयर में, उसको 15% पे लेकर जाओ, ठीक है। यहां पर बताया गया कि 2040 असल में वो साल होगा जब हम अपनी पीक पे पहुंचेंगे, कि हम जो पेट्रोल और डीजल की डिमांड करते हैं ना वो 2040 में सबसे हाईएस्ट होगी, आज से ऑलमोस्ट कितने साल, मतलब ऑलमोस्ट 17 ईयर्स के बाद, ठीक है। उसके बाद वो डिमांड गिरनी शुरू होगी। इसमें बोला गया कि कोशिश करो कि वो जो डिमांड है वो 2040 से पहले अचीव हो जाए, कहीं हम फाइनल अचीव करके वहीं से नीचे जाना शुरू कर दें, ये यहाँ पर बोला गया। तो देखो रिकमेंडेशंस तो इतनी सारी है ना कि सरकार, मतलब अगर सारी रिकमेंडेशंस मान ले तो इंडिया में तो एक प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाएगी। जिनके पास डीजल व्हीकल्स हैं या जो भी इंडस्ट्रीज डीजल से काम करती है उनको तो पूरा ही बंद करना पड़ेगा। तो सरकार को ग्रेजुअली चीजें माननी पड़ेगी। पर हाँ, ये बात भी बिल्कुल सच है कि डीजल सबसे पहले तो डीजल जाएगा, फिर पेट्रोल, उसके बाद अगर आप देखो तो सरकार कहीं ना कहीं एलपीजी सीएनजी को भी कम करने की कोशिश करेगी। एथनॉल और बायोडीजल ये फ्यूचर में थोड़े बढ़ेंगे, फिर इवेंचुअली इनको भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर सारा जो है वो इलेक्ट्रिक पे ही बेस्ड है। और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो आप कोयला वगैरह यूज करो वो भी खत्म कर देगी सरकार, उसको ज्यादा हम रिन्यूएबल पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए कि ये जो कमिटी थी इसकी रिपोर्ट में जो भी चीजें लिखी गई हैं वो एक इंडिया का ग्रीन फ्यूचर ही बता रही हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज की आपको ये जो क्लास अच्छी लगी। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।